मॉर्निंग एवरीबॉडी। समापन के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने अध्ययन किया था पैकिंग कैपेसिटी के बारे में, मतलब संकुलन जो क्षमता थी उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। उसमें हमने एससीसी मतलब एक तरीके से सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल या क्यूबिक जो यूनिट सेल था या फिर घनीय जो क्यूबिक सेल था उसके बारे में, और एचसीपी या फिर एफसीसी की जो संकुलन क्षमता थी उसकी जानकारी हमने क्या कर ली थी, प्राप्त कर ली थी। इसके बाद में हमारे पास एक यूनिट सेल और बचती है जिसकी की पैकिंग कैपेसिटी हम लोग आराम से याद कर सकते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होता है। ध्यान उस स्थिति में आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो यूनिट सेल्स होती हैं उनकी संकुलन जो क्षमता है वो कैसे ज्ञात की जा सकती है। पीछे हमने दो के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली, थर्ड नंबर जो है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे काय केंद्रित एकक कोशिका की संकुलन क्षमता ज्ञात करना। काय केंद्रित एकक कोशिका, काय केंद्रित एकक कोशिका की संकुलन क्षमता, मीन्स आप इसको पढ़ सकते हैं बीसीसी के रूप में। इस रूप में जान सकते हैं आप इसको बीसीसी के रूप में जान सकते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल पैकिंग कैपेसिटी, मतलब काय केंद्रित एकक कोशिका जो है या काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका जो है उसकी संकुलन क्षमता कैसे ज्ञात की जा सकती है। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँ कि काय केंद्रित जो संकुलन दर्शाया जाता है वो कैसी एकक कोशिका में दर्शाया जाता है। इट मीन्स बीसीसी की स्ट्रक्चर की सबसे पहले हम लोग बात करने का प्रयास करें तो हमें मालूम है कि बीसीसी जो है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल जो है उसकी संरचना इस प्रकार से इसमें इसके जो अवयवी कण हैं, ठीक है, वो किस रूप में प्रेजेंट होते हैं। देखिए यहां से, ठीक है। दूसरी बात करें इसकी, और एक अवयवी कण मौजूद होता है इसके मिड से। इट मीन्स हुआ क्या कि ये जो अवयवी कण है वो किस व्यू में एक दूसरे के साथ में अटैच है, इस प्रकार से। हमें क्या होता है नजर आ रहा है, क्या छोटे हुए नजर आ। अब हम बात कर रहे थे क्या कि काय केंद्रित एकक कोशिका की संकुलन क्षमता क्या है। ये एक बीसीसी है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है। इसके अंदर अवयवी कण जो है पीछे भी आपको बताए गए हैं क्या कि दो अवयवी कण इसमें उपस्थित होते हैं कुल, जो कि इस क्रिस्टल के पार्टिसिपेशन में भाग लेते हैं पूर्णतया। वहाँ 8 अवयवी कण जो होते हैं कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं, उनका 1/8वां भाग एक अवयवी कण कॉर्नर का, और एक इसका जो मिड सेंटर है केंद्र जो है इसमें उपस्थित जो होता है वो क्या होता है, इसके अंदर कैलकुलेट किया जाता है। कुल इसके अंदर अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। बात करते हैं इसके पैरामीटर्स की, तो देन पैरामीटर्स की बात की जाए तो इसकी जो भुजा है उसको किससे डिनोट किया जा सकता है, ए से डिनोट किया जा सकता है। और इन अवयवी कणों की जो त्रिज्या है उसको किससे प्रदर्शित किया जा सकता है, आर से, क्योंकि ये अवयवी कण जो है वो एक प्रकार के ठोस गोले हैं। तो देन उस स्थिति में हम लोग इसको लिख सकते हैं ये आर यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी जो त्रिज्या है वो आर काउंट होगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आर, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आर। इट मीन्स इसको आपको पढ़ सकते हैं इसके रूप में 2r के रूप में। और देन जो अवयवी कण है इसकी जो त्रिज्या है उसको आप किस रूप में पढ़ पाते हैं, यहाँ से r के रूप में पढ़ पाते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसकी पैकिंग जो कैपेसिटी है उसको ज्ञात कैसे कर सकते हैं। तो पैकिंग कैपेसिटी ज्ञात करने के लिए आपको एक फॉर्मूला बताया गया था, संकुलन क्षमता बराबर अवयवी कणों का आयतन बटा एकक कोष्टिका
आयतन मल्टीप्लाई 100। इसके द्वारा आप लोग इनकी संतुलन क्षमता को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब संतुलन क्षमता ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा कि काय केंद्रीय जो एक कोशिका है उसमें उपस्थित अवयवी कणों का आयतन हमें मालूम होना चाहिए और उस एकक कोशिका का आयतन भी हमें क्या होना चाहिए, इसे ज्ञात होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, अवयवी कण का आयतन ज्ञात करेंगे, इसके बाद में एकक कोशिका का आयतन ज्ञात करेंगे, फिर इस फॉर्मूले में वैल्यूएशन रख करके और हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसकी पैकिंग कैपेसिटी निकाल सकते हैं, इसकी संतुलन क्षमता को क्या कर सकते हैं, वहां से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो इसके लिए सबसे पहले कहूं कि माना एकक कोशिका की भुजा क्या रखी गई है, बराबर 1, जो कि आपके सामने प्रदर्शित की गई, ठीक है। उसी प्रकार से मैं कहूं कि उसके अंदर उपस्थित अवयवी कणों की त्रिज्या, उपस्थित अवयवी उपस्थित अवयवी कणों की त्रिज्या, इसको हम लोग पढ़ सकते हैं किसके माध्यम से, आर के माध्यम से। अब हमें ज्ञात क्या करना है, सबसे पहले तो ज्ञात करना है अवयवी कणों का आयतन, और अवयवी कण एक ठोस गोला है, तो एक गोले का अगर आयतन ज्ञात करना हो तो सीधा फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन इसके अंदर इस बीसीसी के निर्माण में कितने अवयवी कण को पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उस स्थिति में कह सकते हैं यहाँ काय केंद्रित एकक कोशिका में, काय केंद्रित एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 कॉर्नर पर उपस्थित 1/8वां भाग प्लस 1 उसके केंद्र में उपस्थित अवयवी कण, तो देन दोनों का टोटली योग हो जाएगा 2। अब हमें ज्ञात क्या करना है, एक तरीके से क्रिया आपको मालूम है कि जब हम लोग इसके अवयवी कणों का आयतन ज्ञात करेंगे तो उस स्थिति में हम क्या देख पा रहे हैं कि एक अगर अवयवी कण है, एक ही गोला है, तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। लेकिन अगर गोलों की संख्या बढ़ रही है तो गोलों की संख्या से इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, सभी का एक तरीके से क्या ज्ञात कर सकते हैं, इनके आयतन की गणना हम लोग कर सकते हैं। तो यहां से मैं कहना चाहूँ अवयवी कणों का आयतन बराबर कणों की संख्या गुणा एक कण का आयतन। अब भैया अवयवी कणों की संख्या तो कितनी आ रही है, 2 मल्टीप्लाई अवयवी कण, कण क्या है, एक ठोस गोला है, पार्टिकल्स, इसको परमाणु भी पढ़ा जा सकता है, पीछे आपको बताया गया है, ठीक है। क्लोज जो क्लोज लिपिड संतुलन बताया गया था, क्लोज पैकिंग जब आपको बताई गई थी, उस कंडीशन में कहा गया था कि एक ठोस परमाणु भी हो सकता है। तो दोनों उस कंडीशन में उसका आयतन का ज्ञात करें तो वो गोला है, गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, जिसको क्या लिखा जा सकता है, 8/3 पाई आर क्यूब। यार उस स्थिति में क्या हो गया, अवयवी कण का आयतन ज्ञात हो गया यहाँ से, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, एकक कोशिका के आयतन की। तो दोनों स्थिति में मैं लिखना चाहूँ यहाँ से एकक कोशिका का आयतन। अब हमें मालूम है कि एकक कोशिका जो है, एकक कोशिका जो है, ठीक है, वो भुजा ए जो कि सभी जगह सिमिलर लंबाई की है, उससे मिलकर के क्या है, ये बनी हुई है। तो आप लोगों को मालूम है कि एक प्रकार का घन हो गया, और घन का आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब। एक नॉर्मल वे में पीछे हम छोटी क्लास में मैथ्स के अंदर पढ़ा है, तो उस कंडीशन में इसको लिख सकते हैं हम लोग भुजा क्यूब, या फिर इसको लिखा जा सकता है ए क्यूब। इसको हम लोग नंबर दे सकते हैं समीकरण को 1। अब देखिए यहां से कि भैया भुजा के लिए जब बात की जाए तो केवल इसकी भुजाओं के मध्य बंद जो आयतन है उसको ज्ञात कर सकते हैं।
लेकिन इसके मध्य अवयवीकरण जो रखे गए हैं उनको साथ अगर इसके सम्मिलित करना चाहें तो इस भुजा का इसके साथ बना हुआ एक जो विकर्ण है उसके साथ एक संबंध निकल करके आ सकता है और वहां से भी हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, इस भुजा की लंबाई को ज्ञात कर सकते हैं। हमें वास्तविकता यही देखनी है कि भुजा की लंबाई हमें नहीं दे रखी, हम ज्ञात कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे उस भुजा की लंबाई को। तो उस स्थिति में हम लोग ज्ञात कर सकते हैं यहाँ से क्या कि घन का विकर्ण ज्ञात करने पर या एक तरीके से बीसीसी का विकर्ण, बीसीसी का विकर्ण पर आया। आपको मालूम है क्या कि जब हमने एफसीसी पढ़ी थी उसमें भी हमने विकर्ण को कैलकुलेट किया था और एफसीसी के लिए विकर्ण ज्ञात करने का जो फॉर्मूला था वो हमारे पास था √2 गुणा भुजा। एंड देन यहाँ पर जो बीसीसी है क्योंकि उसमें विकर्ण कहाँ थे, केवल फलक पर और कॉर्नर पर, लेकिन इसमें विकर्ण कहाँ है, इसके केंद्र में। तो देन उस कंडीशन में इसको किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, बीसीसी का विकर्ण बराबर √3 गुणा भुजा एक ही होगी, देख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके अंदर। ठीक है, अब बात कर रहे हैं विकर्ण बीसीसी की। तो विकर्ण बीसीसी जो है यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो विकर्ण है उसको हम लोग त्रिज्या के रूप में यहाँ प्रदर्शित कर रखा है हम लोगों ने। तो यहाँ से 1 2 3 और 1 4 4R के रूप में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ बीसीसी का जो विकर्ण है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से 4R बराबर √3a लिख सकता हूँ मैं यहाँ से। एंड देन उस स्थिति में एक ही जो वेरिएशन है जो कि भुजा है हमें यहाँ रखनी है वो ज्ञात करना हो तो हम लोग लिख सकते हैं a बराबर 4R बटा √3। अब देखिए ये a जो था वो वर्ग में था, तो देन उस स्थिति में इसको लाएंगे तो a³ लिखा जाएगा। तो इस स्थिति में हम लोग इसको ऐसे न लिख करके हम इसी को क्या लिख लेते हैं, एक तरीके से ब्रैकेट में 4R/√3 का होल 3 लिख सकते हैं इसको ऐसा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मान या फिर कह सकते हैं यहाँ से a का मान, यहाँ से a का मान समीकरण 3 में रखने पर तो बात वही आ रही है उस स्थिति में, या फिर इसी को आप साधारण में भी इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं तरीके से। ठीक है, तो अब बात कर रहे हैं हमें कि एक ही वेरिएशन हमारे पास मतलब यहाँ से निकल करके आगे एंड देन उस कंडीशन में इसका जो आयतन है मतलब उसको आप लोग इस रूप में लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसा पढ़ सकते हैं आप लोग एक तरीके से ये इस वे में पढ़ सकते हैं। और इसका मान कहाँ रखें, समीकरण 1 में रखने पर उपरोक्त मान समीकरण 1 में रखने पर उपरोक्त मान को जब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या लिखा जाएगा इसके अंदर आपको एक तरीके से अवयवीकरण का आयतन बराबर एकक कोष्ठिका का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यूएशन 4R बटा √3 का क्यूब लिख सकते हैं ऐसा। अब दोनों चीजें हमें मिल गई तो हम क्या निकाल सकते हैं, संकुलन क्षमता निकाल सकते हैं। यहां से लिखेंगे संकुलन क्षमता बराबर अवयवीकरण का आयतन, हमें मालूम है अवयवीकरण का आयतन कितना था 8/3 πr³ ऑन एकक कोष्ठिका का आयतन हमने ज्ञात कर लिया, एकक कोष्ठिका का आयतन 4R बटा √3 का होल 3। इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है यहाँ से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए आगे जब इसको सोल्व करें 1 × 100, जब आप इसको सोल्व करेंगे उस स्थिति में आप इसको क्या लिखेंगे इस तरीके से 8/3 πr³ बटा 64 बटा 3 √3 r³। ठीक है, तो उस स्थिति में जब इसको पढ़ेंगे तो यहां से देखिए आप लोग इसको क्या देख सकते हैं तरीके से r³ से तो r³ कैंसिल, 8 से क्या हो जाएंगे 8 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। ठीक है,
जब आप इसको सोल्व करके लिखेंगे, ठीक है, उस स्थिति में इसको क्या लिख पाएंगे, ऐसे आप लोग इसके तरीके से देखिए, इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पाई या 3 ऊपर चला जाएगा या फिर √3 ऊपर जाएगा, 3 से 3 तो क्या हो गया कैंसिल। यहाँ से देखिए इसको सोल्व करना पड़ो तो क्या हो जाएगा, पाई की वैल्यूएशन 3.14 मल्टीप्लाई √3 ऊपर जाएगा तो 3 का जो वर्ग है उसको हम लोग यहाँ से ज्ञात करें, उस स्थिति में क्या निकालेंगे, इसकी जो वैल्यूएशन है 1.76 अपॉन क्या है 8 एंड देन मल्टीप्लाई 100। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से इसका जो रिजल्ट है वो कितना निकल करके आएगा 68%, जो कि इसकी क्या है एक तरीके से संकुलन क्षमता। ठीक है, देख लीजिए एक बार इसको, एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं इसमें। काय गति देखा कोष्ठिका की संकुलन क्षमता याद करना, ठीक है, जिसको आप लोग बीसीसी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के नाम से भी पढ़ सकते हैं। संकुलन क्षमता ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है अवयवी कणों का आयतन बटा एक कोष्ठिका का आयतन गुणा 100। उसमें बीसीसी की जो संरचना वो ऐसी होती है, इसमें जो अवयवी कण हैं वो इसके कॉर्नर पर और इसके केंद्र में उपस्थित होते हैं। कॉर्नर पर उपस्थित अवयवी कण का 1/8वां भाग इसमें पार्टिसिपेट करता है, इसलिए इसके एक कण तो इसके कॉर्नर पर और दूसरा जो कण है वो केवल इसके केंद्र में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो देन उस कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स या कुल अवयवी कणों की जो संख्या है उसमें कितनी होती है, 2 होती है। इसके लिए हमने बताया कि माना एक कोष्ठिका की भुजा क्या है a, जो कि इसकी प्रत्येक भुजा को पैरामीटर्स के माध्यम से उसको डिनोट कर सकते हैं। उपस्थित अवयवी कणों की त्रिज्या क्या है इसमें r। यहाँ काय केंद्रित एक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या थोड़ी देर पहले मैंने बताया 1 + 1 बराबर कितनी आई 2। 1 2 कहा गया इसको क्योंकि अवयवी कण इसके कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं और इसके अलावा कहाँ मौजूद होते हैं, इसके केंद्र में। डेफिनेशन पीछे बताई गई है आप लोगों को। तो उस कंडीशन में कॉर्नर पर उपस्थित अवयवी कणों का 1/8वां भाग, मतलब 8 अवयवी कण कोनों पर है तो उनका 1/8वां भाग मतलब 1 अवयवी कण हो गया। और सेंटर के अंदर अवयवी कण 1 है तो उसका एक ही भाग यहाँ प्रेजेंट होता है, उस कंडीशन में वो 1 अवयवी कण यहाँ उपस्थित होता है। तो उस स्थिति में 1 + 1 = 2। इट मींस 2 अवयवी कण क्या होते हैं, पूरी यूनिट सेल में क्या होता है, उपस्थित होते हैं, पूरी यूनिट सेल के निर्माण में पार्टिसिपेट करते हैं। अब क्या करना है हमें, सबसे पहले इन दोनों मेथड्स को या दोनों एक तरीके से वैल्यूएशन को ज्ञात करना है। तो अवयवी कणों का आयतन, ठीक है, अवयवी कणों का आयतन ज्ञात करना है। तो अवयवी कण अगर 1 है तो उसको ठोस गोला माना जाता है, परमाणु माना जाता है। तो देन उस कंडीशन में तो 4/3 πr³ है। लेकिन यदि उनकी संख्या अधिक है तो फिर क्या करना होगा, उनकी संख्या को इस आयतन से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो उस स्थिति में अवयवी कणों का आयतन बराबर कणों की संख्या गुणा कण का आयतन। तो कणों की संख्या कितनी है इसमें 2 और इसका आयतन गोला है तो 4/3 πr³ हो जाएगा। इसको सोल्व किया 8/3 क्या आ गया πr³। बात कर रहे हैं दूसरे पोर्शन की, एकक कोष्ठिका का आयतन। तो देन उस कंडीशन में एकक कोष्ठिका का आयतन जब ज्ञात करते हैं तो एकक कोष्ठिका जो है वो भुजाओं से मिलकर के बनी होती है और एक घनाकार आकृति है। तो देन उस कंडीशन में इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, तरीके से घन का आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब। और भुजा क्यूब ही क्यों लिया गया, क्यों, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं क्या है, समान है। यदि इसकी भुजाएं डिफरेंट होती, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में विभेद होता तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई गुणा इस प्रकार से दूसरे मेथड या दूसरा फॉर्मूला लगा करके हम इसको क्या कर सकते थे, कैलकुलेट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर सभी की भुजाएं जो है वो क्या है, इक्वल है। तो उस स्थिति में हम लोग इस घन का जो आयतन है क्या ज्ञात कर सकते हैं, भुजा क्यूब के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। भुजा को हमने a से प्रदर्शित किया तो इसको a³ लिखा जा सकता है। इसको हमने नंबर दे दिया समीकरण नंबर 1। बीसीसी का विकर्ण, अब बीसीसी के विकर्ण की बात करें, हम लोग बात कर रहे थे इसकी भुजाओं की। तो भुजाओं के माध्यम से तो बाहरी जो आयतन उसको ज्ञात कर लिया, लेकिन इसमें उपस्थित क्या है अवयवी कण, उनके आयतन की वैल्यूएशन भी हमें ज्ञात करनी है। तो उस स्थिति में करना क्या होता है कि यहाँ इनकी जो त्रिज्या है उसके मध्य और इनकी जो भुजा है इनके मध्य एक संबंध निकल करके आता है, जिसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं। बीसीसी एक विकर्ण है, इसके अंदर बीसीसी का एक विकर्ण दे रखा है जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है उपस्थित है, ठीक है, वो फलक पे नहीं है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक नहीं है, वो एफसीसी में हुआ करता था। ये इस कॉर्नर से पीछे की तरफ वाला जो दूसरा कॉर्नर है उसके अंदर उपस्थित है। इट मींस एक रूम जो होता है उसका ऊपरी कॉर्नर और इसका एक निचला जो कॉर्नर है, इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है उसको ये क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, जिसमें एक अवयवी कण निचले कॉर्नर पर और एक अवयवी कण ऊपरी कॉर्नर पर उपस्थित है और बीच में एक अवयवी कण कहाँ मौजूद है, इसके सेंटर में मौजूद है। तो उस स्थिति में इसकी बात कर रहा है, जिसके अंदर हमने नीचे वाला जो अवयवी कण है उसकी त्रिज्या को r से, बीच में पूरा अवयवी कण पूरा का कंप्लीट उसमें आ गया, मतलब उसका पूरा व्यास हो गया, एक तरीके से 2r के बराबर लिखा जा सकता है उसको। तो 2r और ऊपरी अवयवी जो कण है उसका भी आधा हिस्सा यूज लिया गया है, तो उसको किस रूप में पढ़ा
पढ़ा जाएगा, आर के रूप में पढ़ा जाएगा। अब उस स्थिति में हमने लिख दिया बीसीसी का विकर्ण बराबर अंडर रूट 3 गुणा भुजा, क्योंकि एफसीसी के अंदर विकर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला था अंडर रूट 2 गुणा भुजा, और इसमें मतलब विकर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट 3 गुणा भुजा, जिसको आप लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 3a के रूप में आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। अब यहाँ से बीसीसी जो विकर्ण है उसको 4r लिखा गया। क्यों लिखा गया? क्योंकि बेटा बीसीसी से मतलब है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई। देन उस स्थिति में 1, 2 और तीनों अवयव विकर्ण या दोनों जो अवयव विकर्ण फुल फ्लैश में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब 3 त्रिज्याएं हैं r, 2r और r, इनका टोटली जो योग है वो कितना आ रहा है 4r आ रहा है, जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो विकर्ण है उसकी लंबाई के इक्वल है। उसको क्या पढ़ा है यहाँ पे 4r बराबर अंडर रूट 3a। अब उस स्थिति में a की डेरिवेशन हम ज्ञात करना चाहें तो a बराबर 4r अंडर रूट 3, इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अब यहाँ से हम लोग क्या करें, इस डेरिवेशन को समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 1 क्या था? भुजा क्यों जब इसमें रखा गया तो 4r बटा अंडर रूट 3 का होल 3 आ गया यहाँ से। अब भैया हमारे पास एक कोष्ठिका का आयतन भी है और अवयवी कण का आयतन भी है। हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले में इसकी डेरिवेशन को रखें तो संतुलन क्षमता बराबर 8 बटा 3 पाई r क्यूब बटा 4r बटा अंडर रूट 3 का होल 3 गुणा 100। अंदर उस स्थिति में जब कैंसिल करेंगे इसमें 8 से कैंसिल किया तो 8 आ गया, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो गया, क्या बच गया पाई। इसको क्या लिख सकते हैं? पाई की डेरिवेशन तो आ गई 3.14, ठीक है। अंडर रूट 3 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और क्या हो जाएगा, इसकी डेरिवेशन जब निकालेंगे वर्ग आप लोग निकालेंगे तो 1.763 के समथिंग ये निकल करके आएगी। तो 1.76 लिखा मैंने अपॉन ये जो ऐड था वो नीचे की ओर था, इसको लिखा यहाँ और मल्टीप्लाई क्या कर दिया 100। जब इसके सॉल्यूशन इसको सोल्व किया गया, कैलकुलेट किया गया, देन उस कंडीशन में इसकी जो संतुलन क्षमता है वो हमारे पास निकल करके आती है 68%। थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम लोग याद करेंगे एक कोष्ठिका का घनत्व, उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, बताया जाएगा क्या होता है, इसका घनत्व कैसे ज्ञात किए जाते हैं, कैसे इसके न्यूमेरिकल से सोल्व किए जा सकते हैं, न्यूमेरिकल की दृष्टिकोण से संतुलन क्षमता वो भी महत्वपूर्ण हुआ करता है और जो घनत्व होता है वो भी महत्वपूर्ण होता है। इसकी जानकारी हम लोग लेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।